हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। ये है यूपीएससी ईपीएफओ का सेट 3 जिसमें हम आपको पता ही है कि अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, यानी जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वीडियो ख़त्म होते ही तुरंत नोट्स आ जाएंगे इस पे। और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो, ये है होमवर्क क्वेश्चन लास्ट वीडियो का, यानी कि सेट 2 का। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू, यानी कि रूल पूछा किससे रिलेटेड है। नियम कह रहा है कि नियम सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें और सभी आय और लाभों को क्रेडिट करें, डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। दोस्तों ये भी हो सकता है कि हिंदी में आपको शायद गलत मिले, मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ आप इंग्लिश को आप देखना। ठीक है, और जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में करना क्योंकि अकाउंट्स बहुत सिंपल है इंग्लिश में। अब देखो, इसका आंसर मैंने बताया कि वो होगा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये होता है इसका रूल। इसी तरह पर्सनल का रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये मैंने पार्ट 2 में आपको अच्छे से बताया था, तो आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अब ये है आज के सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। कह रहा है कि वस्तुओं को बिक्री योग्य स्थिति में रखने के लिए शुल्क लगाया जाना चाहिए। यानी कि कोई गुड्स है, यानी कि कोई वस्तु है, उसको आपको सेलेबल कंडीशन में रखना है, तो जो चार्जेस है वो आपको किस में लगाना चाहिए? यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में या नन ऑफ अबव में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी एक बिजनेस होता है उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो बेसिकली आप समझ लो सेल परचेज जो बिजनेस करता है ना, उसको कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली और ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू को ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यानी क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो देखो, इसमें आपको दे रखे हैं टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चेज, गवर्नमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, तो क्या होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स? तो देखो, वैसे डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे मतलब सिंपल सा मैं बताऊँ तो ये होते हैं आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन काम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको यूज़ करना और उनको ना इवेल्युएट करना और डिसीजन लेना कि कंपनी कहाँ चला गया भाई साहब, कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसके पास एसेट्स कितनी है। ठीक है, आगे फ्यूचर में वो ग्रो करेगी नहीं करेगी, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इन सब के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो इसे आप देख लेना और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द अकाउंटिंग साइकिल। तो ठीक है, इसमें से आपको कह रहा है कि अकाउंटिंग साइकिल के स्टेजेस को आपको सही ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग साइकिल के स्टेजेस होते हैं और उनका ऑर्डर क्या है। तो देखो,
अकाउंटिंग प्रोसेस कह लो या अकाउंटिंग साइकिल, दोनों का मतलब सेम है। और इसके जो स्टेजेस हैं या कहें ऑर्डर है वो है, देखो सबसे पहले स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, फिर जर्नल बनाना, उसके बाद लेजर बनाना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और उसके बाद एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना उन स्टेटमेंट्स को, और फिर कम्युनिकेट करना यूजर्स के साथ। तो ये पूरे की पूरी साइकिल होती है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस इसे हम कहते हैं या फिर अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब उसने हमसे बोला है कि इसे अरेंज करना। तो देखो दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्नलाइज, पोस्टिंग ऑफ लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में पढ़ना है अगर आपको इस पूरे टॉपिक को, तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैंने बहुत अच्छे से इसे समझाया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में कह रहा है क्या ये रिकॉर्डिंग टेक्निक होती है मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, या फिर ये क्लरिकल वर्क होता है, या फिर अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स है, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन फिर क्या होती है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बेसिकली होती है ना, ये बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है, ये बस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका है मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बिजनेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको अच्छे से प्लानिंग कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प हो, बस यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें मैंने सारी ब्रांच अकाउंटिंग की कवर करी है इंपॉर्टेंट, और उसी में मैंने इसको बताया था आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो इसे आप जरूर देख लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। मतलब कह रहा है कि भाई एक मालिक है, उसने अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो क्या करा कि उसने फर्म के इनकम स्टेटमेंट में डाल दिए। तो बताओ उसने कौन सा प्रिंसिपल था उसको वॉयलेट किया है, यानी कि उसका उल्लंघन किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और बिजनेस के खर्चे और बिजनेस के इनकम को ही हम बिजनेस के स्टेटमेंट्स में दिखा सकते हैं। ओनर के पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम को हम कंपनी के अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जिससे आप समझ सकते हो कि सेपरेट यानी कि अलग अलग है, यानी कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो बस यही इस क्वेश्चन में पूछा था, क्या यही कह रहा था कि भाई उसने क्या करा कि अपने पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के अकाउंट्स में दिखा दिया। तो मतलब उसने किसका उल्लंघन किया है, एंटिटी कॉन्सेप्ट का। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द फर्स्ट स्टेप इज इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों देखो ये अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सारे प्रोसेस आपको दिखाए थे। तो ये आपका होमवर्क, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यह है क्वेश्चन नंबर 7। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। कह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है। तो देखो इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है, फिर आप बता पाओगे। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करना है जिससे वो रिलेटेड है। ठीक है, ना कि कैश के बेसिस पे। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका जो एक्सपेंस है जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में होगा उसी टाइम आपको उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है अपने अकाउंट्स में, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, ना कि उस टाइम जब आपने कैश पे किया। मतलब मान लेते हैं कि आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में 5 लाख रुपीज़ का कोई सामान खरीदा, लेकिन आपने उसको पेमेंट करी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो भले ही आप पेमेंट कब भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने ट्रांजैक्शन कर लिया ना, एक्सपेंस आपका हो गया ना, तो मतलब आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू में भी यही कहता है कि भाई रेवेन्यू को आपको तब रिकग्नाइज कर लेना है, यानी तब आपको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है जैसे ही वो अर्न हो जाए, भले ही आपको कैश रिसीव हुआ या ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने गुड्स को अब बेचा।
ठीक है, आपने कस्टमर को बेचा और इस अकाउंटिंग पीरियड में मान लेते हैं आपने बेचा, मान लेते हैं आज ही के दिन बेचा, तो आज ही के दिन आपको रिकॉर्ड करना है। भले ही इसकी जो पेमेंट है आपको वो अगले साल मिले, 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, उससे मतलब नहीं है। आपने सेल कर दी, आपको इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया, इसका मतलब आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल्स पे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैचिंग प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो ये कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फायर। कह रहा है कि हमारी जो मशीनरी थी वो ना आग से यानी फायर से पूरी तरह डैमेज हो गई और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा इनमें से? तो देखो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपिटल रिसीट्स। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो बेसिकली कैपिटल रिसीव्ड क्या होता है? मान लो कि आपको कोई अमाउंट मिला या अभी मिलने वाला है और वो अमाउंट जो है बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल कर दी तो उससे जो पैसा मिला वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स। इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ फिक्स्ड एसेट्स के लॉस पे, तो वो क्या है आपका? कैपिटल रिसीट्स। और यही एग्जांपल पीछे उसने पूछा था, तो कैपिटल रिसीट्स के ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताई है कि रिसीट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सब अच्छे से बता रखा है, तो यहाँ आप जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज। ये तो बहुत सिंपल है। कह रहा पहली बुक जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं तो वो कौन सी है? तो देखो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो हमेशा होती है जर्नल में, ठीक है। हिंदी में लिखा पत्रिका, पता नहीं है सही है कि गलत, लेकिन आप जनरल याद रखना कि ऑप्शन बी सबसे पहली एंट्री जो हम करते हैं वो करते हैं जर्नल्स में, ठीक है। उसके बाद लेजर्स होता है, उसके बाद आपका पता है ट्रायल बैलेंस होता है, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जर्नल, यानी कि फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा फुल फॉर्म बताओ GAAP गैप की। अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपको जरूर पूछेंगे, हो सकता है आपको इससे पूछ ले। अब ये इसकी हो गई जनरल फुल फॉर्म। अब बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होती हैं कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि अकाउंटिंग हमें करने कैसे हैं, ठीक है। एक तरह से आपको एक रूल्स दे दिए गए हैं अकाउंटिंग के, कुछ मेथड्स दे दिए गए हैं, कुछ अजम्पशंस दे दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं जिसके बेस पे आपको अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज के लिए बस